नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इशू द चीफ गेमिंग में। और मैं आपका दोस्त सौभाग्य वाजपेयी आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी। अपने हियरिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स हों तो उनको लगा के कहानी सुने। आज की ये कहानी है मुंबई के कॉल सेंटर में काम करने वाले प्रतीक की। प्रतीक एक 24 वर्ष के अविवाहित युवक थे। घर पे अकेले रहते थे। माता पिता गांव में थे। कॉल सेंटर में काम करते थे, इसलिए लोगों से बात करने की अच्छी आदत मिल गई थी उनको। ये बात उस दिन की है जब प्रतीक को पूरा दिन कॉल आ रहे थे। मुश्किल से पूरे दिन में बहुत कम देर ही ब्रेक मिला था उसको। इतनी सारी कॉल्स को आंसर करते करते प्रतीक बहुत थक गया था और अब उसको वॉशरूम भी जाना था। एक कॉल को आंसर करने के बाद जैसे ही दूसरा फ़ोन बजा, उसने सोच लिया कि अब एक बार वॉशरूम हो आता हूँ, तब जाके फ़ोन पे बात करूँगा। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड से एक औरत का जवाब मिला। हेलो, क्या ये कॉल सेंटर है? जी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी थी जो मुझे फेस करनी पड़ रही है अपने सिम के साथ। प्रतीक ने जवाब दिया, मैम आप बस 2 मिनट के लिए होल्ड करेंगी? मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ और तब आपको पूरी जानकारी देता हूँ। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल, जाइए, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। प्रतीक तुरंत वॉशरूम गया और वॉशरूम हो के आया, तब फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद प्रतीक ने बोला, जी मैम, अब अपनी प्रॉब्लम बताइए, अब मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जब उस औरत ने अपनी प्रॉब्लम्स बतानी शुरू की तो प्रतीक के रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए नहीं कि उस औरत की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी, बल्कि इसलिए कि अब उस औरत की आवाज़ बिल्कुल चेंज लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जब उसने कुछ बोला था तब उसकी आवाज़ डिफरेंट लग रही थी, मगर अब उसकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट और सुरीली सी लग रही थी। जैसे जैसे प्रतीक उसकी आवाज़ सुनने लगा, मानो वो हिप्नोटाइज होने लगा। जैसे जैसे वो औरत अपने शब्द पूरे करती, प्रतीक उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होता रहता। फिर भी प्रतीक ने प्रोफेशनली उस औरत को उसकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए और फ़ोन रख दिया। मगर फिर प्रतीक पूरा दिन उसी औरत के बारे में सोच रहा था। कैसी दिखती होगी इतनी सुरीली आवाज़ वाली औरत, कितनी सुंदर होगी। प्रतीक ने तो मानो मन ही मन उसकी पिक्चर भी बना ली थी। प्रतीक का बहुत मन था उस औरत से मिलने का। और फिर प्रतीक ने कुछ ऐसा किया जो हर कॉल सेंटर में बिल्कुल मना किया जाता है। उसने उस औरत का नंबर निकाला और पास के एक पीसीओ से फ़ोन किया, ताकि अगर उस औरत को बुरा लगा तो वो डायरेक्टली प्रतीक की कंप्लेन ना कर पाए। प्रतीक ने पीसीओ में सिक्का डाला और उस औरत का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से उसी औरत ने फ़ोन उठाया। जैसे ही उस औरत ने हेलो बोला, प्रतीक हक्का बक्का रह गया। पता नहीं क्यों अभी तक तो वो बहुत कुछ सोच के आया था कि उस औरत से ये कहेगा, वो कहेगा, कैसे बात चलाएगा, मगर अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। शायद वो शर्मा रहा था। उसने उस औरत से इनडायरेक्टली बोला, मैम मैं वो कॉल सेंटर से हूँ, आपने आज दोपहर में मुझसे बात करी थी प्रॉब्लम्स के बारे में। जी मैम, एक्चुअली मैं आपसे कुछ रिव्यू लेने के लिए बात करना चाहता हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके पास रिव्यू लेने आ जाता हूँ हमारे सिम का, और ये भी देख लेता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं कि नहीं। दरअसल प्रतीक मन ही मन घबरा रहा था। उसका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो उस औरत के घर पे जाएगा, मगर अगर एड्रेस मिल गया तो रिव्यू लेने के बहाने कम से कम घर तक तो पहुँच ही जाएगा, और फिर आगे दोस्ती कर लेगा उस औरत से, और ऐसे ही धीरे धीरे बात आगे बढ़ जाएगी।
देखते हैं क्या होता है। प्रतीक ये सब मन ही मन सोच रहा था कि तभी दूसरी तरफ से उस औरत का रिप्लाई आया। अच्छा, रिव्यू लेने के लिए फ़ोन किया है, तो फिर पीसीओ से क्यों बात कर रहे हैं? ये सुन के प्रतीक का सिर चकरा गया। आखिर आखिर इस औरत को कैसे पता कि वो पीसीओ से बात कर रहा है? प्रतीक ने तुरंत बोला, आपको आपको कैसे पता कि मैं पीसीओ से बात कर रहा हूँ? उस औरत ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे आपके पीसीओ में कॉइन डालने की आवाज़ सुनाई पड़ गई थी। ये सुन के प्रतीक की जान में जान आई कि चलो कोई गड़बड़ नहीं हुई है। प्रतीक ने उससे फिर पूछा, तो मैम आप एड्रेस देंगी कि? उस औरत ने हंसते हुए अपना एड्रेस प्रतीक को दे दिया और टाइम भी बता दिया कि कब आना है। प्रतीक को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर एक औरत अपना एड्रेस इतनी आसानी से कैसे बता सकती है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे अक्सर चोरियाँ हो जाती हैं, ऐसे तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। मगर चलो छोड़ो, वो चोरी करने तो जा नहीं रहा था। प्रतीक ने खूब तैयारी कर ली कि अगले दिन उस औरत को एक गिफ्ट भी देगा और उससे अपनी फ्रेंड बनने के लिए कहेगा। अगले दिन शाम 5 बजे प्रतीक उस औरत के बताए हुए एड्रेस पे गया। पता नहीं क्यों मन ही मन प्रतीक के मन में ये चल रहा था कि कहीं उस औरत ने उसके साथ मजाक तो नहीं किया है। अक्सर लोग गलत एड्रेस बता के लोगों का मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतीक उस एड्रेस पे गया, उसे वहाँ पे एक अपार्टमेंट मिल गया। उसके अंदर 4th फ्लोर पे गया और बेल बजाई। डोर पे नाम लिखा हुआ था, संजना पांडे। कितना अच्छा नाम है इतनी प्यारी वॉइस के लिए, प्रतीक ने सोचा। तब तक एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। प्रतीक ने जब उसका चेहरा देखा तो वो दंग रह गया। बिल्कुल सुंदर सी थी संजना। काले घने बाल थे और आंखें बड़ी बड़ी थीं और प्रतीक को देख के मुस्कुराते हुए बोली, प्रतीक राइट, कॉल सेंटर वाले? प्रतीक मुस्कुराते हुए बोला, जी मैम, तो मैं आपका रिव्यू ले लूं? संजना ने जवाब दिया, अनफॉर्चुनेटली आप आज मेरा रिव्यू नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। मगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ से तुरंत चले जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपके लिए एक चाय बना देती हूँ, चाय पी के आप चले जाइए। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। प्रतीक इतना शर्मा रहा था कि वो संजना से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। उसने अपना बस सर हाँ में मिला दिया। संजना ने उसे सोफे पे बैठाया और खुद अंदर चाय बनाने चली गई। प्रतीक बहुत खुश था, आखिर इतने सालों बाद उसे कोई दोस्त मिला था। तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम की दीवार पे पड़ी। दीवार पे बहुत सारे निशान थे, शायद किसी बच्चे के थे। पुट्टी भी कई जगहों से उखड़ चुकी थी, लेकिन एक कोने में बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे। सबके नाम के आगे एक क्रॉस बना हुआ था। प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पैटर्न है, लेकिन आखिरी नाम पढ़ के उसका सर चकरा गया, क्योंकि आखिर में लिखा हुआ था प्रतीक त्रिपाठी, और प्रतीक के नाम के आगे भी एक क्रॉस बना हुआ था। प्रतीक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या, ये सब किन लोगों के नाम हैं। खैर प्रतीक ने इसको नज़रअंदाज किया और संजना के आने का वेट करने लगा। 5 मिनट हो गए, संजना नहीं आई। प्रतीक ने सोचा थोड़ा टाइम और लगेगा, मेरे लिए स्पेशल चाय बना रही होगी। लेकिन 10 मिनट हो गए, संजना तब भी नहीं आई। देखते ही देखते पूरा 1 घंटा बीत गया, संजना अब भी नहीं आ रही थी।
अब प्रतीक ने आवाज़ लगाई, संजना, संजना, कहाँ हैं आप? इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? अरे रहने दीजिए चाय। मगर दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसको सुन के प्रतीक के होश उड़ गए, क्योंकि दूसरी तरफ से संजना ने बोला, अरे आपकी आखिरी चाय तो यादगार होनी ही चाहिए ना। प्रतीक के होश उड़ गए। वो बिलीव नहीं कर रहा था कि क्या उसने सच में ऐसा सुना है, क्या संजना ने सच में ऐसा कहा है। ये सब प्रतीक सोच ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर किसी ने ज़ोर से पानी डाला। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो सोफे पे ही सो गया था। ये सब उसका सपना था। प्रतीक की जान में जान आई कि चलो कम से कम ये सब कुछ सच नहीं था। सामने संजना खड़ी थी। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, जितने लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं सब क्या इतने ही थके रहते हैं? कहीं भी सो जाते हैं? प्रतीक ने भी मजाक में कह दिया, अरे हम कॉल सेंटर में काम करने वालों को सोने का टाइम ही क्या मिलता है जो सो जाएंगे। आज स्पेशल छुट्टी लेके आपके पास आया हूँ। प्रतीक ने जैसे ही संजना की ओर हंसते हुए देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब संजना खूबसूरत लड़की नहीं थी। अब उसका चेहरा किसी डायन की तरह था। उसकी आंख से खून निकल रहा था और आंखों में पुतलियाँ ही नहीं थी, बिल्कुल सफ़ेद थी आंखें। और संजना गुस्से से प्रतीक की ओर देख रही थी, मानो प्रतीक ने कुछ ऐसा कह दिया हो कि संजना का बहुत बड़ा अपमान हो गया हो। संजना का ये रूप देख के प्रतीक के होश उड़ गए। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी भी बदसूरत कोई औरत हो सकती है। प्रतीक ने डरते डरते संजना से पूछा, ये क्या हो गया तुम्हें संजना? तुम ये क्या हो गया तुम्हें? ये आपका चेहरा कैसा हो गया है? उस डायन रूपी संजना ने प्रतीक को जवाब दिया, यही है मेरा असली रूप। जो रूप तुम पहले देख रहे थे वो मेरा मरने से पहले रूप था, और ये मेरा वो रूप है जैसी मैं अभी हूं। प्रतीक ने जवाब दिया, ये मरने से मतलब तुम मर चुकी हो? ये ऐसा हाल किसने किया तुम्हारा? किस हैवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया संजना? बताओ, तुम मुझे बताओ। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इतनी खूबसूरत औरत को ये कैसा बना दिया है? संजना ने चिल्ला के कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। उस दीवार पे जितने नाम लिखे हैं उन सब ने मेरे साथ ऐसा किया है। तुम आखिरी नहीं हो, तुम्हारे बाद 4 और लोग हैं। संजना मेरा असली नाम नहीं है। तुम मेरा असली नाम भूल गए हो शायद। याद दिलाना पड़ेगा। याद करो, आज से 5 साल पहले क्या हुआ था MK रोड पे? क्या हुआ था? जब प्रतीक ने बहुत सोचने की कोशिश करी तब उसे याद आया, आज से करीब 5 साल पहले मुंबई में ही वो और उसके 4 दोस्त उसी कॉल सेंटर में काम करते थे जो MK रोड पे बना हुआ था। चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और चारों ही काम भी एक ही जैसा करते थे। बस कहने को ही काम करते थे चारों। जब भी कोई फ़ोन आता था होल्ड पे करके आराम से गप्पे लड़ाते थे और फिर आखिर में थोड़ी देर के लिए उठाते थे और बात टाल के रख देते थे। कुछ ऐसा था प्रतीक और उसके दोस्तों का काम।
मुंबई की एक मिडिल क्लास लड़की जिसका नाम सुचित्रा था, उसने उस कॉल सेंटर में जॉब के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि वो अपने घर की एक अकेली ऐसी लड़की बनती जो अपने घर के लिए अकेले कमाती थी। बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उसने इस जॉब के लिए। कॉल सेंटर पे एमडी की पोस्ट थी। हर दिन वो कॉल करती थी, मगर ये चारों दोस्त उसका फ़ोन होल्ड पे करके आराम से बातें किया करते थे। सुचित्रा के इंटरव्यू की तारीख नज़दीक आती जा रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका इंटरव्यू होना कब है। उसने कई बार कॉल सेंटर पे जाके भी पता करने की कोशिश करी, मगर कुछ पता नहीं चल पाया। हर बार उसकी बात को टाल दिया जाता था। ऐसी जॉब और किसी कंपनी में मिल भी नहीं रही थी जो वो और कहीं अप्लाई करती। सैलरी काफ़ी अच्छी थी। सुचित्रा एक दिन में 15 बार कॉल सेंटर के चक्कर लगाती थी, लेकिन कुछ पता नहीं चलता था इंटरव्यू के बारे में। रोज़ आती थी, रोज़ गिड़गिड़ाती थी कि कुछ बता दो, बस तारीख बता दो, लेकिन वो चारों दोस्त उसको बार बार टाल देते थे। और वही चारों नहीं, कॉल सेंटर के बाकी लोग भी, क्योंकि सब चाहते थे कि एमडी की पोस्ट पे कोई लड़की ना आए। पूरे कॉल सेंटर के क्रू ने सुचित्रा की बात को इतनी सफाई से टाला कि बॉस को भी पता न चल पाया, और सुचित्रा कॉल सेंटर के बाहर होते होते भी अंदर नहीं जा पाई। बेचारी का मन बैठ गया। रोज आती थी, रोज नाकाम होके जाती थी। जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन भी वो आई कि पूछने कि आखिर कौन सी तारीख को है, अगर आज है तो आज ही दे दूं। उसको वहां से भगा दिया गया, ये कह के कि आज इंटरव्यू नहीं है। और वापस आते आते उसी एमके रोड पे एक गाड़ी ने सुचित्रा को ठोकर मारी, और डर के मारे सुचित्रा को रोंद के वहां से भाग गई। सुचित्रा की लाश वहां पे करीब 3 घंटे तक सड़ती रही और कोई उसको बचाने नहीं आ पाया, क्योंकि सुनसान सड़क थी। करीब 4 घंटे बाद जब पुलिस वहां आई तो सुचित्रा की बॉडी ऐसे पड़ी थी जैसे किसी कुत्ते की लाश सड़क पे पड़ी हो। घर वालों के पास जब उसकी लाश गई तो हर जगह हड़कंप मच गया। एक जवान बेटी इतनी जल्दी दुनिया को छोड़ के चली गई थी। किसी के पास प्रूफ नहीं था कि कॉल सेंटर ने कुछ किया है। कॉल सेंटर वाले आराम से बच गए, और सुचित्रा अपने माता पिता को छोड़ के चली गई। ना सुचित्रा के माँ बाप को कुछ मिला और ना ही कॉल सेंटर का कुछ गया। सुचित्रा ही बस इस दुनिया से चली गई, और उसके माँ बाप को छोड़ के किसी की जिंदगी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उनकी भी, जो सुचित्रा की मौत की वजह थे। प्रतीक ये सब सोच ही रहा था कि तभी सामने सुचित्रा ने बोला, याद आया कुछ? मैं वही सुचित्रा हूँ जो अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे पास भीख मांगने आई थी। अपनी मेहनत से ही तो खड़ी हो रही थी, फिर क्यों दबा दिया मुझे? आज तू बड़ा गर्व करता है ना अपने ऊपर। मैं भी कर सकती थी अगर मुझे वो नौकरी मिल जाती। नौकरी नहीं देनी थी तो ना देता, कम से कम मेरे माँ बाप से मुझे तो ना छीनता। प्रतीक को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। वो सुचित्रा से भीख मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगा। सुचित्रा को प्रतीक पे दया आने लगी। सुचित्रा प्रतीक से चाहे जितना नाराज़ होती, मगर थी तो वो एक लड़की ही ना।
कहते हैं लड़कियों का दिल लड़कों से जल्दी पिघल जाता है, इसीलिए लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं। सुचित्रा को इस बात की खुशी थी कि प्रतीक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने प्रतीक से धीरे से कहा, मुझे इस बात की खुशी है प्रतीक कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुमसे पहले मैंने जितने लोगों को मारा, उन सब ने मरते हुए भी यही कहा कि तू एक औरत है और जिंदा रहती तो तू बच नहीं पाती। अच्छा हुआ मर गई। मुझे तो यही नहीं विश्वास हुआ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। मगर तुम एक अलग इंसान हो। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मगर बदले में तुम्हें मेरे माँ बाप को ध्यान से अपने साथ रखना होगा। मैं उनकी अकेली बेटी थी। बिन औलाद के वो कब तक जिएंगे मुझे तो नहीं पता। उनको तुम मिलने चले जाया करना। और हाँ, आइंदा से किसी और के साथ ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में मेरी जैसी एक और सुचित्रा नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मेरी तरह मारी जाए। सुचित्रा ने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल दिया और प्रतीक वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गया। प्रतीक ने अपनी कॉल सेंटर की कंपनी के बॉस से ये सब बताया और बॉस ने उसकी बात मान ली और सुचित्रा के माता पिता को पूरे 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। 5 करोड़ रुपए में उनकी औलाद तो वापस नहीं आ सकती थी, मगर ज़िंदगी की कुछ कठिनाइयाँ इन रुपयों से पूरी की जा सकती थी। प्रतीक आज भी उसी कॉल सेंटर में काम करता है और अब वो कभी भी किसी की कॉल को होल्ड पे नहीं रखता है, क्योंकि अब उसे पता है कि हर कॉल के पीछे हो सकता है एक सुचित्रा बैठी हो और प्रतीक उसके साथ ऐसा नहीं करेगा जो उसने अपनी सुचित्रा के साथ किया था। तो ये थी आज की कहानी। मैं हूँ सौभाग्य वाजपेयी और आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस कहानी से मेरा संदेश यही था कि चाहे लड़का हो या लड़की, सबको जीने का अधिकार एक ही होता है। हो सकता है आपको ये कहानी डरावनी ना लगी हो, मगर मैंने ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं, अपने समाज को समझाने के लिए बनाई है। आज के दिन लड़कियां लड़कों के साथ साथ चल रही हैं और मुझे पूरा यकीन है एक दिन आएगा जब लड़कियां लड़कों से भी आगे निकल जाएंगी और वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको अभी से विश्वास दिलाता हूँ। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं तो कृपया ऐसा ना करें। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये थी आज की हॉरर स्टोरी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही कहानियाँ सुननी है और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।